लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 7 को शुरू किया था और चैप्टर 7 में हमने अ, ये देखा था कि कैसे यहाँ पे मल्टीपल एरियाज है। ब्रॉडली 4 एरियाज है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर एक चैप्टर हमारा था जिसमें हम बात कर रहे थे रजिस्टर और रिकॉर्ड्स के लिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रिटर्न्स एंड के सब रिकॉर्ड्स के लिए। एक था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का। एक आ जाएगा आपका एनुअल रिटर्न के लिए, और फिर आपका जनरल मीटिंग, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने ये दोनों टॉपिक्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे जनरल मीटिंग को, एंड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा जनरल मीटिंग में जाएगा। 2 से 3 लेक्चर हमारे कंप्लीटली जाएंगे जनरल मीटिंग के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हाउ डज इट गोस। सी, सबसे पहले आपको इसको समझाने से पहले मेरे को आपको ये बताना है कि एक कंपनी में डिसीजंस कैसे लिया जाता है। हम तब जनरल मीटिंग के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस जनरल मीटिंग में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक यहाँ पे कंपनी का चेयरमैन है, ओके। और ये आपके पास कंपनी के कौन है, शेयर होल्डर्स है, राइट। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ये इसके अंदर जनरल मीटिंग के अंदर आए हैं। अब ये अगर एजीएम है या फिर ये ईजीएम भी हो सकता है। अब हम समझेंगे इसका डिफरेंस क्या है। देखो, हाउ इज डिसीशंस और हाउ आर डिसीशंस दे आर टेकन इन द कंपनी। तो डिसीशंस कंपनी के अंदर जो होता है या अप्रूवल्स वगैरह जो होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड लेवल पे, एट बोर्ड लेवल। बोर्ड लेवल पे होता है तो वहां पर क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगा, और बोर्ड मीटिंग के अंदर ये पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन में कई जगह आपको मिलेगा कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, कई जगह आपको मिलेगा आपको 2/3 चाहिए, और कई जगह आपको मिलेगा जहां पर आपको 100% ऑडिटर्स डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए। तो ये इस तरह से डिसीजंस होता है। प्रोबेबली बोर्ड मीटिंग्स और इन सब के बारे में आप पढ़ोगे फाइनल में। आज जो हम फोकस करेंगे, हम कवर करेंगे एट मेंबर्स लेवल, द डिसीजंस दैट आर टेकन एट द मेंबर्स लेवल। व्हेन यू से द डिसीजंस आर टेकन एट द मेंबर्स लेवल, तो यहाँ पर क्या होगा, मेंबर्स मीटिंग होगा। बोर्ड लेवल बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, मेंबर्स लेवल मेंबर्स मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है। अब ये जो जनरल मीटिंग है, ये फर्दर 2 कैटेगरी में स्प्लिट होता है। एक हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, हर साल उनको करवाना है। इसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं EGM, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दिस इज नॉट मैंडेटरी। तो बेसिकली 2 AGM के बीच में अगर आपको कुछ भी करना है जहां पर आपको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, AGM 1 एंड देन यू हैव AGM 2, इसके बीच में आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करोगे। एक तो तरीका हो गया कि आप यहाँ पे मेंबर्स मीटिंग करा लो, या फिर आप इसको, जो आपको ये परमिशन लेना है, दिस यू कैन ऑल्सो टेक थ्रू पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट एक आपके पास और एक ऑप्शन है। दिस पोस्टल बैलेट ऑल्सो इंक्लूड्स ई वोटिंग। हमने पोस्टल बैलेट का डेफिनेशन भी देखा था, दैट पोस्टल बैलेट ऑल्सो इंक्लूड्स योर ई वोटिंग। अब ये जो आप मेंबर्स से मीटिंग लेते हो, सी बोर्ड मीटिंग में आप एक ही रेजोल्यूशन पास करते हो जिसको हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, मेजोरिटी, चाहे इसको यूनानिमस रेजोल्यूशन बोलते हैं। जब आप बात करते हो मेंबर्स लेवल पे, तो यहाँ पर जो आप डिसीजन लेते हो, यहाँ पर 2 तरह का रेजोल्यूशन पास होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज मोर देन 50%। अगर 50% से ज़्यादा है तो ये हो गया आपके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और 3/4
आपको मेजॉरिटी अगर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको ये दो पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप देखो, आप मुझे बताओ सर, ये तो बात हो गई कि जब बोर्ड लेवल पे कोई डिसीजन लेना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, दो एजीएम के बीच में अगर डिसीजन लेना है तो ईजीएम पास कर लो। कई जगह लॉ में बताया हुआ भी गया है कि आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू डिसीजन लेना है तो हम पोस्टल बैलेट के थ्रू डिसीजन लेंगे। अब सर आप मेरे को एक बात बताइए, ये एजीएम हर साल कराना मैंडेटरी क्यों है? ये देखो, ये जो है ये मैंने आपको बताया, एजीएम दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी, एजीएम इज मैंडेटरी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एजीएम आपको कराना मैंडेटरी क्यों है? तो अब इसमें देखो क्या होता है, बेसिकली एजीएम के अंदर आप चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हो। हर साल कंपनी को बोला गया है आप चार चीज़ों के बारे में कम से कम यहाँ पर डिस्कस करोगे। बेसिकली ये जब भी मीटिंग होता है, तो इस जब भी मीटिंग होगा तो उस मीटिंग के अंदर क्या रहेगा, एक रहेगा आपका एजेंडा, ठीक है, एजेंडा। और जब हम मीटिंग में किसी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करते हैं, बिजनेस मतलब हम किसी इशू के ऊपर वोटिंग करते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी आर ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो नहीं, ट्रांजैक्टिंग होगा, वी आर ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस। हम जनरल मीटिंग के अंदर एजेंडा लेते हैं और वहां पे वी आर डूइंग व्हाट, बिजनेस इज बीइंग ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग। अब ये जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस दो कैटेगरी में स्प्लिट होता है। मतलब एजेंडा इज बेसिकली कि हम मीटिंग क्यों करना चाहते हैं, व्हाई वी वांट टू डू द मीटिंग, ओके, उसको हम बोलते हैं एजेंडा। और फिर यहां पर आ जाता है जब हम बात करते हैं बिजनेसेस, बिजनेसेस मतलब हम किन मैटर्स पे वोटिंग करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैटर ऑन विच वोटिंग इज डन, उसको हम बोलते हैं अ बिजनेस विल बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग। अब जो लिस्ट ऑफ बिजनेसेस होगा, ये जो सारे के सारे, ये समेशन आप समझते हो, आप ये साइन समझते हो, स्टैटिस्टिक्स में आता है ना समेशन, मतलब आप 10 बिजनेस को अगर ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो वही आपका क्या बन गया, एजेंडा। द टोटल बिजनेसेस विच विल बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग will become the agenda of the meeting. And what is business transaction? Business transaction is basically we are discussing about the matters on which the voting is done. तो businesses की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा that it is which type of meeting. सबसे पहले आपको ये देखना होगा it is which type of a meeting. Is it a AGM or this is an EGM? ठीक है, अगर EGM है तो ज़रूर कोई स्पेशल बात है कि आप अगले मीटिंग तक वेट नहीं कर पाए। तो ईजीएम में आप जो भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करोगे वो आपके लिए क्या होगा, वो होगा आपके लिए स्पेशल बिजनेस। अब हम बात करते हैं एजीएम के लिए। तो एजीएम में आपको ये देखना होगा, एजीएम में 4 बिजनेसेस हैं जिसको हम बोलते हैं दे आर ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। द 4 बिजनेसेस आर कॉल्ड एज ordinary business and the others are called as special business। ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस में चार बिजनेसेस आते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अडॉप्शन, एक होता है अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि भाई ये हर साल का काम है। फिर एक आता है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और एक होता है जिसको हम यहां पे बोलते हैं अपॉइंटमेंट और द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स।
डज दिस मेक सेंस? ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, तो वो स्पेशल बिजनेस है या वो ऑर्डिनरी बिजनेस है? अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पेशल बिजनेस. सो इन ईजीएम all the businesses are special, but in case of AGM these four businesses are ordinary, rest all are special. ठीक है, तो अब आप देखो एक कंपनी में एजीएम करना मैंडेटरी क्यों है? व्हाई इट इज मैंडेटरी कि एक कंपनी में आपको एजीएम करना होगा ही होगा? इट इज बिकॉज कंपनी लॉ को, आप कंपनी को देखो, कंपनी को कौन चलाता है? मेंबर्स चलाते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं? इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी का ओनर कौन है? कंपनी में पैसा किसने लगाया? मेंबर्स ने पैसा लगाया. तो एक बार तो साल में आपको मेंबर से मिलना चाहिए, जहां पर आप मेंबर्स को बताओ कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. ठीक है, और उस फाइनेंशियल्स को आप मेंबर्स के सामने रखो, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे. प्लस ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनको मेंबर्स ने अपॉइंट किया है, ये मेंबर्स क्या करेंगे? ये काम करेंगे और बेसिकली अपना पूरा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड आप समझो, वो रिपोर्ट कार्ड देंगे और उस बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा या किसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जाएगा. डायरेक्टर्स यहाँ पे रिटायर भी होते हैं और वो अब रीअपॉइंट भी हो जाते हैं. ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट डायरेक्टर्स ये आप अपने सीए फाइनल के अंदर पढ़ोगे. बट अभी के लिए आप ये समझो कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कंपनी लॉ खुद ही बोलता है कि आपको रिटायर करना पड़ेगा. तो वो रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर, ये आपको एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा फाइनल के अंदर. मे बी अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली इसको पढ़ोगे. तो वो रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर का पूरा लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है और आप उसको कवर करते हो. तो वो ऑडिट डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं, उनको आप रीअपॉइंट करते हो या किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो. तो जो भी आपका, ये भी आपका नॉर्मल काम है. अच्छा, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, अभी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी एक बार मेंबर्स का अप्रूवल लिया जाता है. एंड ऑफ कोर्स ऑडिटर्स के टाइम पे तो हमने देखा ही है कि ये अप्रूवल मेंबर से आपका लिया जाएगा. तो ये सारा सिनेरियो आपके एजीएम में होता है. तो हर साल कंपनी को बोला गया है कि आप अपने मेंबर्स को बुलाओ और डिसीजन लो ड्यूरिंग द ईयर. मतलब ड्यूरिंग द ईयर से अब मेरा मतलब है ड्यूरिंग टू एजीएम्स. दो एजीएम के बीच में अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा मैटर है जिसमें आपको मेंबर से अप्रूवल लेने का ज़रूरत है, तो या तो आप ईजीएम कंडक्ट करवाओ और ईजीएम में जाके आप अपने मेंबर से अप्रूवल लो. वन वे इज ईजीएम, या तो ईजीएम में जाके आप मेंबर से अप्रूवल लो, या फिर आप क्या करो, आप पोस्टल बैलेट के थ्रू वो वोटिंग करवाओ. ठीक. रौनक, आपने यहाँ पे पूछा है सर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड इज इट अ स्पेशल बिजनेस? तो आप ध्यान रखना रौनक, इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी को डिक्लेयर करना है तो कंपनी को मेंबर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं. मतलब दैट डिसीजन कैन बी टेकन एट बोर्ड लेवल ओनली, दैट डू नॉट रिक्वायर द मेंबर्स अप्रूवल. ईजीएम को आप बोलते हो, यश ने लिखा है ईजीएम इज लाइक इमरजेंसी मीटिंग. आप बोल सकते हो इमरजेंसी मीटिंग, बेसिकली ये वो मैटर्स के बारे में बात हो रहा है. तो वी वांट टू ट्रांजैक्ट सम बिजनेस फॉर विच वी कैन नॉट वेट टिल द नेक्स्ट एजीएम. राइट, देयर आर सर्टेन मैटर्स फॉर विच वी कैन नॉट वेट टिल द नेक्स्ट एजीएम. जैसे ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अब आप मुझे बताओ, क्या आप वेट कर सकते हो अगले एजीएम में चलो दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे, अभी एक बार काम चला लेते, जो भी है हमारे पास चलने दो? आंसर इज नो. अगर आपका ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, देन इट इज योर ड्यूटी टू अपॉइंट सम न्यू पर्सन एज द ऑडिटर. एंड सिंस ही हैज रिजाइंड, तो लॉ क्या बोलता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो. डोंट से कि यार ठीक है वेट करते हैं अगले साल जनरल मीटिंग में कर देंगे. ओके. कंपनीज एक्ट 1956 में एक और हुआ करता था, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग. सेक्शन 165 था. आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है. तो कहीं पर अगर आप पढ़ो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग के बारे में, तो वो आपका था 1956 का कॉन्सेप्ट. और वो था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये मीटिंग करवाना पड़ता था इमीडिएटली.
पर अभी उस मीटिंग का कॉन्सेप्ट ही पूरा यहाँ पर हटा दिया गया है। सो कमिंग बैक टू दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना कि डिसीजंस कैसे लिया जाता है। तो डिसीजंस इन द कंपनी आर टेकन एट टू लेवल, बोर्ड लेवल एंड द मेंबर्स लेवल। मेंबर्स लेवल पे आप या तो मेंबर का मीटिंग करवाते हो, या फिर ई वोटिंग होता है, या फिर ये दोनों होता है। बोथ ऑफ देम कैन टेक प्लेस। और जब भी कोई मीटिंग होगा, उस मीटिंग का क्या रहेगा, एजेंडा रहेगा कि आप ये मीटिंग क्यों करवाना चाहते हो, और वहां पर फिर आप बिजनेस को ट्रांजैक्ट करोगे, जो भी आपका बेसिकली वट एवर डिसीजंस यू वांट टू टेक, जिन मैटर्स के आप ऊपर वोटिंग करवाना चाहते हो, और उसके बाद आप फिर वहां पर वोटिंग कराते हो। एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर स्पेशल बिजनेस। ऐसा नहीं होता है। स्पेशल बिजनेस में देखो, इनमें तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चाहिए। ऑल दीज रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। योर स्पेशल बिजनेस, योर स्पेशल बिजनेस, सम ऑफ देम may require ordinary resolution और some of them may require special resolution। दोनों हो सकता है। जैसे ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, अगर ऑडिटर रिजाइन करके चला गया तो आप मुझे बताओ, do you need a special resolution just because it is a EGM and it is a special business? Answer is no। तब आप यहाँ पे ORE पास करोगे। लेकिन हो सकता है कुछ और डिसीजन हो, सपोज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, चलो वो तो, हाँ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आपको करना है, आपको बाय बैक करना है, कुछ भी ऐसा करना है, और आप वहाँ पे मीटिंग करवा रहे हो, ईजीएम करके मेंबर्स का अप्रूवल ले रहे हो, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये एक चीज एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस यू नीड OR ओनली, and for special business, but it does not mean that you need SR। special business may require OR, special business may require SR। विनीत ने यहाँ पे पूछा है सर मैक्सिमम नंबर ऑफ EGM दैट द कंपनी कैन कॉल। सो आप ये देखो, थियोरेटिकली आप पूछो तो इट कैन हैपन 365 days, यू कैन हैव अ EGM एवरी डे, देयर इज नो लिमिट। साल के हर दिन आप EGM करो, लॉ को उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर प्रैक्टिकली अगर आप देखो, हाँ सनक अगर चढ़ जाए कि मुझे प्रूव ही करना है, तो yes it is possible that you have a extraordinary general meeting every day, every day between the two AGMs you can have a extraordinary general meeting। but otherwise ऐसा होता नहीं है कि आप बहुत बार एक EGM करवाते हो। और कंपनी लॉ तो और भी ज्यादा साइलेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ EGM कितनी बार हो सकता है, दैट इज टोटली ऑन टू द कंपनी। कंपनी को लगता है कि नहीं, हमें डिसीजन लेना है, मेंबर्स का लेना है, तो मीटिंग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बट बस खाली ये है कि जब भी आपका मीटिंग होता है इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, तो कोई भी कंपनी ऐसे फालतू में EGM को नहीं बुलाएगा। तो इट इज़ अ बेसिकली अंडरस्टूड रूल, ये कोई ऐसा नहीं है। और लॉ में एक सिंपल सा पॉइंट देखो, कंपनी लॉ में ये कैसे रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है कि आप इससे ज़्यादा मीटिंग्स नहीं कर सकते। सी मिनिमम उन्होंने बता दिया, मिनिमम एक AGM होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग के लिए बोला है, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होने चाहिए। और 4 बोर्ड मीटिंग ऐसा नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 मीटिंग हो गया, हर क्वार्टर में एक मीटिंग होना चाहिए। तो मिनिमम आपको स्पेसिफाई किया हुआ है। मैक्सिमम के लिए देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम में जितना मर्जी उनको लगे उतने मीटिंग्स वो यहाँ पर कर सकता है। ओके, डज दिस मेक सेंस? ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें सबसे पहले जो कवर करने को मिलेगा वो होगा सेक्शन नंबर 96। सेक्शन नंबर 96 यहाँ पर क्या बोलता है, दैट एवरी कंपनी। अच्छा, जब यहाँ पर बात आ गया एवरी कंपनी का मतलब सारे के सारे कंपनी, लेकिन क्या बोल रहा है, अदर देन OPC। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस सेंटेंस अदर देन OPC इज गिवन, यस और नो। क्योंकि OPC में तो मेंबर भी वही है और कंपनी को चला भी वही रहा है, तो वो क्या EGM करवाएगा, मतलब वो AGM करवाएगा भी तो किससे करवाएगा, खुद ही तो मेंबर है और खुद ही बिजनेस को चला रहा है। तो यहां पर कोई पंगा नहीं। लेकिन इसके अलावा एवरी कंपनी शैल, शैल मतलब मैंडेटरी, ठीक है, शैल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स अ जनरल मीटिंग एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। सपोज करो मैंने EGM करवा लिया, तो क्या मैं ये बोल दूं चलो साल में एक बार मेंबर से मिलना था, मैंने तो ले लिया, अभी कोई तकलीफ नहीं, मेरे को बार बार परेशान मत करना? आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है,
एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो मतलब हर साल कंपनी को एजीएम करना ही होगा, और इसके अलावा अगर आप कोई मीटिंग करते हो भाई वो आपकी मर्जी, दैट इज एट योर डिस्क्रिशन। बट लॉ क्या बोलता है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग तो मैंडेटरी है, एंड शेल स्पेसिफाई द मीटिंग्स as such in the notices calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of a company to the next। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपका एनुअल जनरल मीटिंग 1 से लेके एनुअल जनरल मीटिंग 2, इसके बीच में आपका मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 15 months। Your maximum gap would be 15 months. Okay, so every company shall in each year hold, in addition to any other meeting, a general meeting as its AGM, and shall specify the meeting in all such notice। तो आपके नोटिस के अंदर अलग से वो हाईलाइट होना चाहिए कि ये जो नोटिस आपको भेजा जा रहा है ये नोटिस किसके लिए है, दिस इज फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग। और यहाँ पर एक और कंडीशन डाल दिया, एंड नॉट मोर देन 15 मंथ्स शैल इलैप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम ऑफ अ कंपनी टू द नेक्स्ट। तो दो एजीएम के बीच में कम से कम आपका मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, 15 मंथ्स। क्या इससे कम, ऑफ कोर्स इससे कम तो हो ही सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट 15 महीने से ज्यादा का गैप आपके एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर दो एजीएम के बीच में नहीं होगा। बाय द वे, आपका एक एग्जाम क्वेश्चन कई बार बनता है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एजीएम। एक एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा, इसका एग्जाम क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है। और उसमें एक ड्यू डेट आपका क्या है, वन ड्यू डेट इज 15 मंथ्स। 15 months from the previous AGM। और दूसरा लिमिट अगर आप यहां पे देखोगे तो वो आपको आगे मिलेगा, दैट रुको एक मिनट, यस सॉरी, ये हाँ ये इधर ही था ना, आई एम सॉरी, ये देखो ये प्रोवाइडेड दैट इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ो, यहां पर बता रहे provided that in case of first annual general meeting of the company, this should happen within 9 months from the date of the closing of the first financial year of the company, and in any other case मतलब after first year it should happen within 6 months from the date of closing of the financial year। तो दूसरा ड्यू डेट आपके लिए क्या हो गया, इट इज 6 months from the एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके 6 महीने के भीतर आपका दूसरा एजीएम हो मतलब हो जाना चाहिए। जो आपका दूसरा तो बेसिकली क्या, आपका जो एजीएम है वो यहाँ पर हो जाना चाहिए। अब आप इसका देखो, दो ड्यूट निकल के आए। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस को पूछूंगा, क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ, द टू ड्यू डेट्स ऑफ द एजीएम, ऑफ कोर्स विच एवर इज अर्लियर, ऑफ कोर्स विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले आपके पास डेट आएगा वो। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स से यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि कंपनी का एजीएम हुआ था, जो लास्ट एजीएम कंपनी का हुआ था, दैट हैपेंड ऑन 20th जुलाई 2017। आप मुझे बताइए नेक्स्ट एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा। अच्छा, 2017 जुलाई में एजीएम हुआ है, तो दिस एजीएम इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 2017। अब जो नेक्स्ट एजीएम होगा, दिस विल बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 2018।
ठीक है, आपको बताना है इसका ड्यू डेट क्या होगा। मैं आप लोगों को 2-5 मिनट देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड मुझे आंसर कमेंट सेक्शन पे बताओ। ओके, रौनक, धवल, विनीत तीनों ने आंसर किया 20 अक्टूबर। रितिका आंसर कर रही है 31 अक्टूबर। ओके, सलोनी आंसर कर रही है 20 सितंबर। निधि का आंसर आया है 30 सितंबर 2018। तो अभी तक के जितने भी आंसर्स आए हैं उसमें से निधि का आंसर करेक्ट है, बाकी सारे आंसर रॉन्ग है। और आप देखो ऐसा क्यों। देखो सिंपल सा पॉइंट यहां पर आप देखिए, इफ दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-2018, दिस मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ होगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कब हुआ होगा, दिस इज 31 मार्च 2018। यहां से 6 मंथ्स एक आपका ड्यू डेट होगा, तो यहां से 6 मंथ्स आपका हो जाएगा 30 सितंबर 2018। तो ये आपका एक ड्यू डेट हो गया। और आपका दूसरा ड्यू डेट जो होगा वो क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड ड्यू डेट, योर सेकेंड ड्यू डेट वुड बी 15 मंथ्स फ्रॉम द प्रीवियस एजीएम। ठीक है, अब ये क्या रहा आपके पास, आप देखो पिछला एजीएम हुआ था 20 जुलाई 2017 को। सो दिस हैपेंड ऑन 20th जुलाई 2017। अब आप इसमें देखो 12 महीने का 12 महीने आप देखो तो वो आ गया आपके पास 19th जुलाई 2017। ये तो हो गया 12 महीने, जुलाई +1 ये हो गया अगस्त, +1 ये हो गया सितंबर, और +1 ये हो गया अक्टूबर। विच मीन्स 19 अक्टूबर 2017 ये आपका हुआ दूसरा ड्यू डेट। ठीक है, अब इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, सो विच इज अर्लियर, दिस वन इज हैपनिंग अर्लियर, देयरफॉर। तो आप एक चीज देख लेना, अगर 30 सितंबर के बियॉन्ड आपका एजीएम का डेट जाता है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 30 सितंबर आपका ड्यू डेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द ड्यू डेट। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ, क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ? ओके, मैं अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आई थिंक आई हैव टू ऐड some more blank slides to this, so just give me 1 minute. ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको बोलता हूं जो लास्ट एजीएम हुआ था, कंपनी का लास्ट एजीएम हुआ था, दैट हैड हैपेंड ऑन 30 सितंबर 2018। चलो इसी इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। अब आप मुझे बताइए when should the next AGM happened?
This should be little easy for you. This one should be really easy for you. आप बताइए इसमें अगला एजीएम का डेट क्या होगा। सलोनी का इंस्टेंट आंसर आया है 30 सितंबर 2019। उज्जवल धवल, चलिए वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 सितंबर 2019। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 महीना आप देखोगे तो ये दिसंबर में जाएगा, अब दिसंबर तो जा ही नहीं सकता, ये रहेगा। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक कंपनी का जो लास्ट एजीएम था दैट हैड हैपेंड ऑन लेट्स से 15th मई 2019 को। तो आप मुझे बताइए इस कंपनी का नेक्स्ट एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा। व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। ओके, धवल, निधि, सलोनी। ओके, तो निधि एंड सलोनी एक बार अपने आंसर को इंट्रोस्पेक्ट करो। ऋतिक एंड धवल, बोथ ऑफ देम हैव आंसर्ड इट करेक्ट। चलिए, अभी सबका आंसर चेंज हो रहा है। यहाँ पे धवल का आंसर सबसे पहले आया था, मतलब ऐसा जैसा कंपटीशन नहीं चल रहा है, बट ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन। करेक्ट आंसर आना चाहिए, बाकी जल्दी लेट तो कोई दिक्कत नहीं, बट यस धवल ने इसका आंसर किया, सो ड्यू क्रेडिट इट इज गोइंग टू बी 14th of August 2020। 14th अगस्त 2020 को इनका एजीएम मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके लिए दो ड्यू डेट्स आपको मिलेंगे। एक हो जाएगा 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि आएगा आपके पास 30th सितंबर 2020। और दूसरा आपके लिए एजीएम का जो कट ऑफ डेट होगा वो क्या रहेगा, 15 months फ्रॉम द प्रीवियस एजीएम। तो वो अगर आप देखो तो पिछला एजीएम था 15th मई 2019। तो यहाँ से आप 12 महीने देखो तो ये हो जाता है 14th मई 2019 प्लस 1 मंथ तो जून, प्लस 1 मंथ तो हुआ जुलाई, और प्लस 1 मंथ तो ये हो गया अगस्त, विच इज 14th of August। Does this make sense to all of you? Does this make sense to all of you? ठीक, चलिए, तो ये तो बात रहा तीनों एग्जाम के, मतलब आपके एजीएम के ड्यू डेट्स का। अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, सर व्हाट इफ कंपनी का लेट्स से ये ड्यू डेट है, आप ये मान के चलो दिस इज 1 अप्रैल, लेट्स प्रिज्यूम यही ड्यू डेट आ रहा है 30th सितंबर, और ये आ गया आपके पास 31st मार्च। सर कंपनी का ये ड्यू डेट था, लेट्स प्रिज्यूम दिस वाज द ड्यू डेट, दिस वाज द ड्यू डेट फॉर द एजीएम ऑफ द कंपनी, और इस दिन एजीएम कंपनी नहीं करवा पाया, तो अब क्या होगा, दिस एजीएम वाज नॉट हेल्ड। इन दैट केस आपको ये देखना होगा क्या आपने प्रायर आरओसी अप्रूवल लिया था या नहीं। ठीक है, प्रायर आरओसी अप्रूवल वाज ऑब्टेन्ड एंड ऑब्टेन्ड फॉर द एक्सटेंशन। क्या आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था क्या? आंसर इज यस। यस,
तो आपको ये एजीएम को कंडक्ट करना होगा विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड। दिस मीन्स कंडक्ट या फिर होल्ड द एजीएम विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड। जो भी आपका एक्सटेंडेड पीरियड होगा उसके अंदर आप एजीएम को होल्ड कर लो। और ये आपको एक्सटेंडेड पीरियड कितना मिलता है? 3 मंथ्स मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम। देखो लॉ में लिखा हुआ है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स दे सकते हैं। हो सकता है कि जो आरओसी हो वो आपको 1 महीने का ही एक्सटेंशन दे। जैसे मेरे 2 क्लाइंट्स के साथ हुआ था, ठीक है, मेरे 2 क्लाइंट्स के साथ हुआ था इन द ईयर 2019। उनकी कंपनी में कुछ मर्जर वगैरह हुआ था, तो अकाउंट्स वगैरह तैयार नहीं हुए उनके, तो उनको एक्सटेंशन मिला। तो 3 कंपनीज के एक्सटेंशन के लिए गया। एक कंपनी के एक्सटेंशन के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया, इस कंपनी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर सब काम हो जाना चाहिए था, तो एक्सटेंशन नहीं दिया। एक कंपनी को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया और एक को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। तो ये आरओसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सटेंशन देता है। तो मैक्सिमम वो कितना दे सकते हैं? 3 महीना। वो ये नहीं बोल सकते 6 महीना। सर अगर हमने एजीएम कंडक्ट नहीं किया तो? अगर आपने एजीएम कंडक्ट नहीं किया बिना प्रायर आरओसी अप्रूवल के, तो फिर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? देयर वुड बी पेनल्टी। प्लस ये केस आपका जाएगा किसके लिए? कंपाउंडिंग के लिए। अब आप देखो कंपाउंडिंग में क्या होता है। कंपाउंडिंग में बेसिकली यू गो एंड यू टेक, बेसिकली आपने गलती करी, उस गलती को आप सुधारते हो और फिर आप आरओसी के पास जाते हो, ये जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाते हो, उसको बोलते हो कि देखो मुझसे ये गलती हो गई, आप एक काम करो, मेरे पे जो भी पेनल्टी है, जो भी आपका बनता है वो पेनल्टी आप लगाओ, रीजनेबल पेनल्टी, और इस मामले को ख़त्म कर दो। तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगा और कंपाउंडिंग का भी जाएगा। आप बताइए ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये आपको क्लियर हुआ? 96 सबसेक्शन 1, हालांकि अभी तक कंपाउंडिंग और ये सब हमने देखा नहीं है, एंड इसका प्रोवाइजो। अच्छा, फर्स्ट एजीएम होगा तो फर्स्ट एजीएम को बोला गया है कि आपका जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप एजीएम कर लो। तो ऑफ कोर्स अगर एक फ्रेश कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो उस केस में उसका सिर्फ एक ही ड्यू डेट हो सकता है। सो दो ड्यू डेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा ड्यू डेट तो क्या है? पिछले एजीएम से। अब बेचारा पहला ही एजीएम हो रहा है, तो इसके लिए क्या रहेगा? इसके लिए देयर विल बी ओनली वन ड्यू डेट, और वो आपके लिए क्या होगा? दिस शुड बी मैक्सिमम 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सिंपल। तो आप मुझे बताओ, एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? ये एन उल्टा लिख दिया। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब होगा? इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब होगा? आप याद करो, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन याद है आपको? इफ वी गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पर आपको मिलेगा कि फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट कंपनी का, मतलब जो फर्स्ट ईयर का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब इनकॉर्पोरेट होता है? सो बेसिकली आपको ये देखना है व्हाट इज योर मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नहीं, 31 दिसंबर, ये आप क्या बता रहे हो रौनक? 31 दिसंबर आप क्या बता रहे हो? सी, आपको ये देखना है कि ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट कौन से मंथ में हुआ है, ठीक है। अगर ये इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब बेसिकली मंथ तो क्या, इसको मैं वैसे बता देता हूँ, जिस ईयर इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में। सी, इन द जिस ईयर में आप इनकॉर्पोरेट हुए, जैसे आप 2015 में इनकॉर्पोरेट, 205 हो गया,
जैसे आप 2015 में इनकॉर्पोरेट हुए हो, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? आप लेट्स से इनकॉर्पोरेट हुए हो 2015 जनवरी में, तो आप बताइए आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब होगा आपका? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। दो आंसर आया, एक आंसर है उज्जवल की तरफ से, एक है प्रथमेश की तरफ से। सो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2016 को, और 31 मार्च 2016 से फिर आप क्या करोगे, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड लोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे कंपनी का फर्स्ट एजीएम हो जाएगा। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? राइट? तो आपको फर्स्ट एजीएम के लिए ये देखना होगा उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा यहाँ पे। दिस इज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और सिचुएशन देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, एक और यहाँ पे पकड़ते हैं एग्जाम्पल, लेट्स से बी। यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ दैट द ईयर, मतलब बेसिकली इनकॉर्पोरेशन जो हुआ, दिस हैपेंड इन 2016, और ये हुआ लेट्स से दिसंबर 2016 में, 15 दिसंबर 2016। चलो 16 दिसंबर करते, पाकिस्तान की बजाई थी हमने 16 दिसंबर को, तो चलो 16 दिसंबर 2016 यहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। अब मुझे बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? March 31, 2017, करेक्ट। सो यू ऑल आर करेक्ट। इसका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2017, और 31 मार्च 2017 है, तो यहाँ से 9 मंथ्स आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। बेसिकली फर्स्ट एजीएम हो जाएगा 31 दिसंबर 2017 को, ये जाके आपका फर्स्ट एजीएम का ड्यू डेट बनेगा। क्या इनको जरूरी है 31 दिसंबर को ही एजीएम करे? नो, ये इससे पहले भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम विद इन दिस पीरियड आपका हो जाना चाहिए ना। आई होप विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ एजीएम आपके लिए चीजें सेटल्ड होगी, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, राइट? चलिए, तो अब हम यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, और मैं आपको बोलता हूं प्रोवाइडेड दैट इफ अ कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग as or aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation.
देखो बेसिकली यहाँ पर क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से वर्डिंग्स पढ़ो तो वो क्या बता रहे हैं, एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी शैल होल्ड इन ईच ईयर, मतलब हर कैलेंडर ईयर में आपका एक एजीएम होना ही चाहिए, हर साल एक एजीएम होना ही चाहिए, है कि नहीं? हर साल कंपनी का एक ना एक एजीएम होना चाहिए, करेक्ट? इस लैंग्वेज से तो यही रहता है। अच्छा, अब अगर आप इस कंपनी में देखो तो ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, 2015 में, और इसका पहला एजीएम कब होता है, स्ट्रेट अवे दिसंबर 2016 के अंदर। तो टेक्निकली 2015 में तो इन्होंने एजीएम ही नहीं किया, है कि नहीं? 2015 तो इन्होंने एजीएम होल्ड ही नहीं किया, तो क्या कोई वायलेशन होगा यहाँ पे? बिकॉज इट सेज दैट एवरी कंपनी शुड होल्ड अ एजीएम एवरी ईयर, हर साल एक एजीएम होना चाहिए, ईच ईयर देयर शुड बी वन एजीएम। बट अगर आप उस कंपनी में देखो तो 2015 में तो एजीएम हुआ ही नहीं, जबकि वो इनकॉर्पोरेट 2015 में हो गया था। तो इसके लिए लॉ क्या बोलता है, वो कोई गल नहीं, फर्स्ट एजीएम जो है वो अगर ये अपने ड्यू डेट के हिसाब से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एजीएम के बाद तो ऑफ कोर्स हर साल इनका एजीएम ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, हाँ या ना? फिर तो हर साल इनका एजीएम होता ही रहेगा। जैसे आप इस केस में देखो, यहाँ पे 2017 में एजीएम हो गया, ठीक है? अब इसी का कनेक्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो यहाँ पर कंपनी का फर्स्ट एजीएम हुआ, लेट्स से दिस हैपेंड ऑन 31st दिसंबर 2017। आप मुझे बताइए इनका सेकेंड एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा? सेकेंड एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा? और इन बिटवीन आएगा यहाँ पे 31st March 2018, which is going to be the end of the financial year. सेकेंड एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा? अब यहाँ पे दो डेट्स निकलेगा, एक होगा 15 months, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दो ड्यू डेट्स निकलेंगे, एक हो जाएगा 15 months वाला और एक हो जाएगा 6 months वाला। तो 15 months वाला अगर आप देखो तो आप ये देखिए 31st December 2017 से 12 months अगर आप देखो तो ये बन जाएगा 30th December 2018, फिर आएगा जनवरी 2019, फिर आएगा फेब 2019 और फिर आएगा मार्च 2019। सो टेक्निकली 30th March 2019 एक ड्यू डेट तो ये निकलेगा, और 6 months अगर आप देखोगे 6 months विल बी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ये स्ट्रेट अवे आ जाएगा 30th September 2018। तो अब आप मुझे बताओ आप किसको कंप्लाई करोगे? जैसा आप सब ने मेजोरिटी ने आंसर किया है, इसको कंप्लाई करोगे। तो आप देखो 2017 में भी एक एजीएम हो गया, 2018 में भी एक एजीएम हो गया। आप ये नहीं बोल सकते देखो 15 महीने का टाइम दिया तो हम अगले साल जाते। फिर अगर आप देखो, अच्छा और भी आप देखो, इसमें अगर आरओसी एक्सटेंशन भी देगा, अगर इसमें आरओसी ने एक्सटेंशन भी मिला इफ, तो भी आपको मैक्सिमम कितने टाइम के लिए मिलेगा? अब आपको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम 3 महीने का ही एक्सटेंशन क्यों मिलता है? क्योंकि विद इन द ईयर आपका एजीएम हो जाएगा, तो 3 महीने का अगर मैक्सिमम मिल भी गया तो इट विल बी 31st December 2018 ओनली। तो सेम फाइनेंशियल ईयर मतलब 2018 में कहीं ना कहीं से तो आपका एजीएम श्योर शॉर्ट होगा ही होगा। फिर आप मुझे बताइए अगर सेकेंड एजीएम यहाँ पे हो गया तो मुझे बताओ थर्ड एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट फॉर द थर्ड एजीएम? अगेन आप देखो चाहे ये डेट हो चाहे ये डेट हो, 15 महीना वाला तो फिट यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि 15 महीने में तो आप काफ़ी आगे चले जाओगे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका एजीएम का जो ड्यू डेट आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 30th September 2019। तो आप देखो सितंबर 2019 के अंदर भी आपका एजीएम हो गया। फिर इसी तरह से फोर्थ एजीएम आप देखो तो हर साल आपका एक ना एक एजीएम होगा ही होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर बताया। लेकिन एक जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है
उसको इधर एक्सटेंशन दे दिया. सो जस्ट सी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ अ कंपनी holds its first annual general meeting, it shall not be necessary for the company to hold the AGM in the year of its incorporation. ओके, फर्दर यहाँ पे क्या बताया हुआ है, प्रोवाइडेड द रजिस्ट्रार, तो ये जो मैंने आपको बताया था आरओसी, अच्छा आरओसी में फॉर एनी स्पेशल रीजन extend the time within which any annual general meeting other than the first annual general meeting shall be held by a period not exceeding 3 months. अब आप देख रहे हो, आपको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑलरेडी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है कि नहीं? जो 6 महीने का टाइम पीरियड था फॉर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ये कितना टाइम पीरियड है? दिस इज 9 मंथ्स, दिस इज 9 मंथ्स. तो यहां पर आपको बोला गया है फर्स्ट एजीएम के लिए आपके पास 9 मंथ्स का टाइम है, तो वहां पर आपको ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल चुका है, प्लस आपको ये एग्जाम्पशन भी दे दिया कि फर्स्ट ईयर में आपको इनकॉर्पोरेट वैसे भी कुछ नहीं करना है, मतलब अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ और उस साल आप एजीएम नहीं कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको ध्यान रखना, नो एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड फॉर द फर्स्ट एजीएम. For the first AGM, no extension would be granted. Okay, and for others, it will be 3 months, और वो भी मैक्सिमम 3 मंथ्स का मिलेगा. अब आप बताइए, क्या ये आपके खोपड़ी में गया या नहीं? एंड डज दिस मेक सेंस? ठीक, अभी तो एजीएम के ड्यू डेट में और भी बहुत कुछ आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अभी तक अगर आपको समझ में आया तो मोटा मोटी अपना काम हो गया है, केक तैयार हो गया है. अब तो खाली हमें आइसिंग करना है, चेरी डालना है, उसके ऊपर चोको चिप डालना है. ठीक है, वो सब हम अब धीरे धीरे आगे करते हैं. चलिए, तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे सबसेक्शन 2 पे. सबसेक्शन 2 बोलता है एवरी एनुअल जनरल मीटिंग shall be called during the business hours, और बिजनेस आवर को डिफाइन कर दिया गया है 9 से लेके 6 बजे तक, ऑन एनी डे. ठीक है, तो कभी भी आप बुला सकते हो. तो हमने जो 16 अगस्त को एजीएम बुलाया था, 14 अगस्त को, तो कोई प्रॉब्लम है? आंसर इज नो, एनी डे. 16 दिसंबर को बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, बट इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे. तो 14 अगस्त को हमने बुलाया तो कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ, है कोई पाकिस्तानी हमारे ग्रुप में? 14 अगस्त को हमने अगर एजीएम बुलाया तो बताओ, कोई है यहाँ पे? आंसर इज नो. 14 अगस्त को आप बुला सकते हो. क्या मैं 15 अगस्त को एजीएम बुला सकता हूँ? क्या मैं 15 अगस्त को एजीएम बुला सकता हूँ? आंसर इज नो. ठीक है, तो दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे. सो एजीएम विल बी कॉल्ड in during the business hour, okay, but it should not be a national holiday, otherwise it can be called on any day, and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town, or village in which the registered office of the company is situated. तो आप मेरे को एक बात बताइए, कोई सी कंपनी का एजीएम, सपोज कंपनी का एजीएम है, एजीएम बता रहा हूँ कंपनी का, लेट्स से आपके पास हेड ऑफिस जो है, जैसे आईटीसी का आप एग्जांपल लो, आईटीसी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, आईटीसी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, दिस इज एट कोलकाता. ठीक है, डबल टी लग गया. आईटीसी का जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, दैट इज एट कोलकाता. अब इनका जो एजीएम होता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि कितने सारे शेयर होल्डर्स आएंगे, वो सब आपके पास शेयर होल्डर मतलब बेसिकली कोलकाता में थोड़ी ना रहेंगे.
मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में तो आ नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं साइंस सिटी ऑडिटोरियम। ठीक है, ये साइंस सिटी ऑडिटोरियम को हायर करते हैं और उस ऑडिटोरियम में फिर इनका होता है वहां पर एजीएम, हर साल वहीं पर होता है। आपको मैं आईटीसी का नोटिस वगैरह भी भेजूंगा, आप उसको रीड करके देखना। साइंस सिटी ऑडिटोरियम के अंदर इनका एजीएम होगा। तो आईटीसी चाहे तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर भी एजीएम कर सकता है, और अगर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में वो एजीएम नहीं करता, तो जिस सिटी में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस सिटी के अंदर किसी और जगह वो ऑडिट मतलब बेसिकली अपना एजीएम करवा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आईटीसी ऐसा बोल सकता है कि हम लेट्स से आईटीसी के किसी होटल के बैंक्वेट हॉल में एजीएम करवाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है आईटीसी बोले हमारे होटल के बैंक्वेट हॉल में हम एजीएम करवाएंगे, क्या करवा सकते हैं? आंसर इज यस, देर इज नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड ये जो आईटीसी का होटल हो वो कहां पर है, कोलकाता में। करेक्ट, निधि ने यहां पे बताया यस इफ इट इज विद इन द सेम सिटी। तो आईटीसी बंगाल जो आपका है चलेगा, लेकिन कल को वो बोले आईटीसी मराठा में करवाएंगे, उसका डोम बहुत सुंदर है, तो आंसर इज नॉट अलाउड बिकॉज आईटीसी मराठा इज इन मुंबई। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको एक और देता हूं। लेट्स से वो बोलते हैं हम लोग ईडन गार्डन के अंदर एजीएम करवाएंगे, क्या वो ईडन गार्डन में एजीएम करवा सकते हैं? आंसर इज अगेन यस, बिकॉज ईडन गार्डन भी कहां पर है, कोलकाता में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये आईटीसी कौन सा, आईटीसी एट कोलकाता, वहां करवा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से होता है। जैसे आई टेल यू, आई थिंक महिंद्रास का एजीएम होता है तो टाउन साइड में एक हॉल है, बिरलास का ऑडिटोरियम, वहां पर होता है। टाटास के भी इस तरह से ऑडिटोरियम्स और सब में होते हैं। ओके, पर अभी धीरे धीरे जैसे इस साल पैंडेमिक है, तो इस बार जितने भी एजीएम्स हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हुए, ई एजीएम हुआ। तो ई एजीएम होने की वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट शुड हैपन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द सेम सिटी, ये कॉन्सेप्ट ही आपका पूरा आउट हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आउट हो गया। ठीक है, कभी हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल तो जो एग्जाम का पर्सपेक्टिव है उस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर आपको क्लियरली क्या बताया हुआ है, दैट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स विच शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे। तो ये तो अभी भी रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये ई एजीएम की वजह से शायद इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाए और ये नहीं मिलेगा, आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी or at some other place within the city, town, or village in which the registered office of the company is situated. आगे देखिए, provided that the annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if the consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance. अब आप देखो, सपोज करो आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, बट वो अनलिस्टेड है। आप सब बोलते हो यार हमें एजीएम तो होल्ड करना ही है, एक काम करते हैं चलो कुल्लू मनाली घूम आते हैं। ठीक है, आजकल वैसे भी दिल्ली वाले सब मनाली घूमने जा रहे हैं, हम बॉम्बे से मनाली घूमने जाएंगे। ठीक है, और आप बोलते हो मनाली में एजीएम करते हैं, क्या आप एजीएम मनाली में रख सकते हो? क्या आप एजीएम मनाली में रख सकते हो? यू आर अ अनलिस्टेड कंपनी, आंसर इज यस। आप बोलते हो चलो यार अंडमान निकोबार चलते हैं, पोर्ट ब्लेयर, वहां पर जाके एजीएम करते हैं, समुंदर के बीच में एकदम मस्त चिल मारेंगे। यस इफ मेंबर्स अग्री, ठीक है, ऑल मेंबर्स अग्री। ठीक, आप बोलते हो चलो लक्षद्वीप चलते हैं, कोई प्रॉब्लम है? देर इज नो प्रॉब्लम, आप आराम से एजीएम कर सकते हो। हम बोलते हैं चलो पीओके में चलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ध्यान रखना,
यहाँ पे फिर रौनक बोल रहा है बिग प्रॉब्लम, अमित शाह ने तेरा ट्वीट पढ़ लिया तो देख लेना, उसने बोला वो जान भी दे सकते हैं। राइट, अग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान भी दे सकते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पीओके को इंक्लूड करके और अक्साई चीन को भी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पर्सपेक्टिव दैट एक लिस्टेड कंपनी को तो बोला गया है आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही, जो आपका सिटी है उसी सिटी के अंदर आप रखो। लेकिन अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, सो अनलिस्टेड कंपनी में इट कैन बी पब्लिक, इट कैन बी प्राइवेट, सो ऑल मेंबर्स ऑफ योर कंपनी, if they agree, then you can have your annual general meeting at any place you want. There is going to be no problem at all. आगे बता रहे, provided further that the central government may exempt any company from the provisions of this subsection subject to the condition as it may impose. अब इसका क्या मतलब हो गया, कौन से सबसेक्शन का बात कर रहे हैं, इस वाले सबसेक्शन का। और इस सबसेक्शन में क्या क्या बातें हुई है कि बिजनेस आवर्स में ही बुलाना चाहिए, मतलब 9 से 6, वो नेशनल हॉलीडे भी नहीं होना चाहिए, और सेम प्लेस जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं होना चाहिए। तो इन तीन में से कोई भी एक पॉइंट पे आपको हटा दिया जा सकता है। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा चलो कोई बात नहीं, आप नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी एजीएम रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी एजीएम कर सकते हो, और आपको मेंबर्स वगैरह से कोई अप्रूवल भी नहीं लेना, जैसे एक अनलिस्टेड कंपनी को लेना पड़ता है। आप अगर चाहो तो आप एनुअल जनरल मीटिंग क्या कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन कीप इट आउटसाइड द बिजनेस आवर्स। दिस इज एप्लीकेबल इवन फॉर अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि यहां पर जब बात हो रहा है एनी कंपनी, सी एट एनी प्लेस विद इन द सेम टाउन सिटी, इसमें अनलिस्टेड कंपनी को तो ऑलरेडी एग्जाम्शन मिल गया है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए 3 एग्जाम्शन हो जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी के लिए 2 एग्जाम्शन होगा, क्योंकि ये वाला जो है सेम प्लेस ऑफ द सिटी टाउन, ये एग्जाम्शन तो ऑलरेडी उसको बेचारे को पहले से ही मिला हुआ है। ओके, आगे आपको बताया हुआ है नेशनल हॉलीडे कौन सा, नेशनल हॉलीडे मीन्स एंड इंक्लूड्स द डे विच इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, ठीक है, इसके अलावा होली, दिवाली, ये सब आपके नेशनल हॉलीडेज के अंदर काउंट होते हैं। तो एक जो आरबीआई से आपका लिस्ट निकलता है वही आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम सा रहेगा, पर आपके जो रास्ते में आएगा वो 15 अगस्त ही आएगा, है कि नहीं। आप खुद ही देखो, 15 अगस्त के अलावा आपको वहां पर नेशनल हॉलीडे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। इट्स अ, अच्छा ध्यान रखना, पब्लिक हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हॉलीडे एंड नेशनल हॉलीडे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। चलिए आगे देखिए, तो एजीएम आपको क्लियर हुआ, एजीएम क्लियर हुआ, राइट। ओके, अब मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि सपोज करो मेरा जो एजीएम है वो एजीएम फॉल कर रहा है कभी, इट फॉल्स ऑन द नेशनल हॉलीडे ओनली। सपोज करो मेरा जो 15 महीना कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है नेशनल हॉलीडे वाले दिन 15 अगस्त को। अब मैं क्या करूं, अब मेरा एजीएम कब होगा, रौनक बोल रहा है 1 डे प्रायर। सो लेटर ऑफ लॉ को अगर आप फॉलो करो तो यू कैन डू 1 डे प्रायर, और यहां पर आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, ठीक है, यू ऑल्सो गेट 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, तो यू कैन ऑल्सो होल्ड इट द नेक्स्ट डे। तो मतलब 16 अगस्त को भी आप फिर वो एजीएम को कर सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर। बाकी अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो क्या होगा अगर आप एक दिन पहले करो तो। अब आ जाता है नेक्स्ट, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग। अब आप देखिए यहाँ पर बोला है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 96। अब डिफॉल्ट में याद रखना, या तो ऑल टुगेदर आपने एनुअल जनरल मीटिंग किया ही नहीं, या फिर किया तो आड़ा टेढ़ा आपने बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के आउटसाइड द बिजनेस आवर्स आपने किया, आउटसाइड द सिटी लिमिट्स आपने किया, जबकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो। आपने एजीएम होल्ड कर लिया ऑन अ नेशनल हॉलीडे,
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस तरह से अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट किया तो यहाँ पर ट्राइब्यूनल को बोला गया, सो द ट्राइब्यूनल में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट और इन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन, जब एक एप्लीकेशन दिया जाएगा बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी, कि देखो मेंबर बोलेगा मेरा हक है कि हर साल कंपनी एजीएम करे, मैं भी वहां जाके बोलूं, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, सो द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, इट कैन बी मेड टू कॉल और टू डायरेक्ट the calling of the annual general meeting of the company and give such ancillary or consequential directions as the tribunal thinks expedient. तो बेसिकली मेंबर, सबसे पहले तो क्या होगा, कंपनी डिफॉल्ट करेगा, एजीएम होल्ड नहीं करेगा, फिर एक मेंबर होगा वो एप्लीकेशन फाइल करेगा ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल उसके बाद में कंपनी का एजीएम को कॉल करेगा, और उस समय फिर वो जो भी डायरेक्शंस देगा, जो भी मैंने बेसिकली ट्राइब्यूनल को ठीक लगता है वो उसको देगा, provided that such directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, देखो एजीएम करने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब अगर आपको मीटिंग करना है, क्या आप खुद से मीटिंग कर सकते हो? अब अगर आप योगा वगैरह ये सब करते हो तो बात अलग है, स्पिरिचुअल पाथ में अगर जाओ तो बोला मैं मेडिटेशन में खुद से मिलता हूँ, ठीक है, और मैं खुद से बात करता हूँ, तो बात बिल्कुल अलग है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो, अगर आप बोलो मैं मीटिंग में गया था, तो ऑब्वियसली आप अकेले मीटिंग में नहीं गए थे, आपके साथ कोई ना कोई होगा, है कि नहीं? देयर विल बी 2 पर्सन हु इज गोइंग टू बी देयर इन द मीटिंग, यस और नो? एटलीस्ट दो तो होने पड़ेंगे। विनीत बता, अकेले डेट पे जा सकता है? अकेले डेट पे जाएगा? आंसर इज नो। डेट पे जाएगा तो कम से कम दो, दो मतलब तू और तेरे अलावा एक, ठीक है, कहीं बोले दो दो, शीला और मुन्नी, ओके, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखो, डेट पे जाएगा तो मतलब इंक्लूडिंग यू, सी लॉ का इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है ना, मैं बोलूँ डेट पे जाएगा तो कम से कम दो तो होने ही चाहिए, तो विनीत इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी कर सकता है, कम से कम दो होने चाहिए मतलब दो, सोना मोना, राइट, बट इंक्लूडिंग यू, ठीक है। तो एनीवे मीटिंग अगर आपको करना है तो कम से कम आपको दो लोग चाहिए। अब एजीएम में एक होता है मेंबर मीटिंग में पहुंचेगा, अभी तक हम उस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे नहीं है, बट अभी आपको मैं बताता हूँ। मेंबर मीटिंग में पहुंचेगा, कई बार होता है कि मेंबर मीटिंग में नहीं पहुंचता, ठीक है, मेंबर मीटिंग में नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता? नहीं पहुंच पा रहा, वो कुछ भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मेंबर क्या करता है, किसी और को भेज देता है प्रॉक्सी। सपोज करो आप एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हो, किसका, लेट्स से आप मुंबई में हो, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव है जो मुंबई से नहीं है, लेट्स से गुजरात से है, या राजस्थान से, दिल्ली से, कर्नाटका, तमिलनाडु, कहीं और से है आपके रिलेटिव, उन्होंने रिलायंस के शेयर्स को होल्ड करके रखा है। अब मुंबई में एजीएम हो रहा है, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि बात या तो वो खुद आके मीटिंग अटेंड कर ले, या किसी और पर्सन को भेज दे जो उनके बिहाफ में मीटिंग को अटेंड कर ले, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मेंबर प्रॉक्सी किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे मेंबर और प्रॉक्सी, टेक्निकली हमने क्या देखा था, जो जनरल मीटिंग्स होता है वो मीटिंग्स किसके होते हैं, मेंबर्स के होते हैं, है कि नहीं? इट इज़ अ मेंबर्स मीटिंग, तो हम क्या बोलेंगे यार, कम से कम दो मेंबर को आने दो, तो प्रॉक्सी तो चलो बस खाली उसके बिहाफ में आ रहा है, मेंबर थोड़ी ना आ रहा है, द मेंबर इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, कम से कम एक जनरल मीटिंग करने के लिए दो मेंबर को तो आने दो, तब जाके हम मीटिंग को मानेंगे कि वैलिड मीटिंग हुआ है, वरना ये तो अकेले से मीटिंग करने जैसा हो गया, दो मेंबर चाहिए। आप ध्यान रख, देखो यहाँ पर प्रॉक्सी के साथ क्या हो रहा है, एक तरीके से भेदभाव कर रहे हैं हम, और ये भेदभाव सही भी है कि भाई प्रॉक्सी तुम तो कंपनी के नहीं हो, तुम तो कंपनी के बाहर के इंसान हो, ठीक है, तुम्हें तो उसके बिहाफ में बोला, तुम क्या जानोगे, हम तो यहाँ पर दो मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये होना जरूरी है, दिस इज फाइन, बट ओनली वन मेंबर एंड वन प्रॉक्सी, दिस इज नॉट फाइन। पर जो जनरल मीटिंग ट्राइब्यूनल कॉल करेगा, उसमें ट्राइब्यूनल बोलता है कि एक मेंबर और एक प्रॉक्सी, ये दो जने भी अगर मीटिंग में पहुंच गए, हम तो भी मान लेंगे कि ये क्या है, दिस इज अ वैलिड एनुअल जनरल मीटिंग। और इस एजीएम में फिर जिसको भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, ठीक है,
जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट किया गया और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अडॉप्शन है, ये सब मान लिया जाएगा। एंड दिस विल बी एज गुड एज कि कंपनी ने मीटिंग को बुलाया था और सारे के सारे मेंबर्स ने इसको अग्री किया था। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? विनीत, क्लियर हुआ कि नहीं? ना भावुक हो गया? वैसे भी बारिश वाला मौसम है। उस दिन मैंने एक ना ट्विटर पे ट्वीट पढ़ा था। इट वाज अ वेरी एप्ट ट्वीट। यू नो दैट फ्लड्स आर हैपनिंग एवरीवेयर, जैसे लास्ट सैटरडे मुंबई में हुआ, देन गुड़गांव, इवन दिल्ली, मनाली, इन सब जगह। तो ये वाला था, रेन्स आर रोमांटिक ओनली फॉर द फॉलोइंग पीपल: वन, हु इज इन लव; दूसरा, इफ यू आर प्रिविलेज्ड, करेक्ट; तीसरा था, इफ यू आर अ ट्री, मतलब प्लांट्स और के लिए रोमांटिक है। इफ यू आर प्रिविलेज, प्रिविलेज से मतलब है अगर बारिश हो रही है और आप घर के अंदर बैठे हो, आपके घर में पानी वगैरह नहीं आ रहा, तो एंड इफ यू आर इन लव। बाकी सब के लिए रेन डिजास्टर बन के आता है, एंड विच वाज आई थिंक ट्रू ऑल्सो, करेक्ट। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट, नहीं तो विनीत बहक जाएगा। ठीक है, सो द इंटरेस्ट ऑफ विनीत, लेट्स कम बैक। तो आप यहाँ पे देखो, इधर क्या बता रहे कि उस डायरेक्शन के अंदर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि देखो यार, एक मेंबर और एक प्रॉक्सी बहुत है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, या तो प्रॉक्सी कोई भी यहाँ पे आ जाए, दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी present in person or by proxy shall be deemed to be the constitute the meeting. इनफैक्ट अगर एक मेंबर भी वहां पर पहुंच गया या एक प्रॉक्सी भी पहुंच गया, तो भी उसको हम वैलिड मीटिंग मान लेंगे, और उस अकेले पर्सन ने मीटिंग में जो डिसीजन ले लिया तो भी चलेगा। अरे आया समझ में? सो जो मैंने एक पर्सन एक प्रॉक्सी बताया था, यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन भी अगर आ गया तो भी मीटिंग वहां पर हो जाएगा। So, a general meeting held in pursuance of subsection 1 shall be basically deemed to be the AGM of the company. तो जो मैंने आपको बताया, जो भी decisions यहाँ पे लिए गए, वो सारे के सारे decisions valid माने जाएंगे। फिर आता है आपके पास power of the tribunal to call the meeting of the members and etc. अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, for if for any reason it is impracticable to call the meeting of the company other than the annual general meeting in any manner in which meetings of the company be called, or to be hold or conduct the meeting of a company in the manner as prescribed in the act or by the articles of the company, the tribunal may either suo motu or on an application by any director member of the company would be entitled to vote at the meeting and order a meeting of a company to be called, held and conducted in the manner as tribunal deems fit, and such ancillary and consequential directions as the tribunal thinks expedient during the directions modifying or supplementing in relation to the calling, holding and conducting of the meeting, the operations. तो बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 98 में क्या पावर दे रहा है कि ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि अगर लग रहा है कि जनरल मीटिंग जिस तरह से बोला गया था उस तरह से मीटिंग यहाँ पर होल्ड नहीं हो सकता, तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि ट्राइब्यूनल अपने पावर को एक्सरसाइज करे और अपने हिसाब से जो भी उसको मीटिंग करवाना है वो यहाँ पर वो मीटिंग करवा देगा। और इसमें क्या होगा, जो भी रूल्स है वो सारे रूल्स आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो भी डायरेक्टर मतलब एनसीएलटी को जो लगेगा वो रूल यहाँ पर वो क्या कर देगा, अपना फिट इन कर देगा अकॉर्डिंगली। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, फिर देखो एनी मीटिंग, तो ये आपका एक वैलिड मीटिंग होगा। फिर आता है सेक्शन 99 जिसमें मैंने आपको बताया था पेना, और ध्यान रखना कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में 5,000 रुपीज पर डे,
₹5,000 पर डे का आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगा। ठीक है, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है। तो अगर 300 दिन हो गए तो 300 दिन इंटू ₹5,000, ये हो गया आपका 15 लाख रुपया। इतना पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगा। मतलब बेसिकली आरओसी में इम्पोज 15 लाख रुपीज पेनल्टी। हालांकि वो चाहे तो वो डिक्रीज भी कर सकता है, इस पेनल्टी को वो डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, एनीवे क्या एजीएम आपको क्लियर हो गया? अब आता है बात ईजीएम का। और ईजीएम में अगर आप देखो तो यहाँ पर बताया हुआ है द बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट। तो यहाँ पर देखो विनीत, जो आपने पूछा था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ ईजीएम कितना हो सकता है, वेन एवर इट डीम्स फिट it can call for the extraordinary general meeting of the company, provided that an extraordinary general meeting of the company other than the wholly owned subsidiary company incorporated outside India shall be held at a place within India। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर एक फॉरेन होल्डिंग कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी, और कौन सी, वोली ओन्ड सब्सिडरी, जिसमें 100% शेयर्स किसके पास है, इस एच लिमिटेड के पास है, तो इस कंपनी का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो इंडिया में भी हो जाए, वो इंडिया के बाहर भी हो जाए, चलेगा। तो ये लॉ में बेसिकली वो क्या बोलना चाहते थे कि वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के अलावा कोई और कंपनी अगर है तो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहाँ पर होगा, इट विल बी हेल्ड इन इंडिया इटसेल्फ। फिर आप देखो द बोर्ड शेल एट द रेक्विजिशन मेड बाय। तो यहाँ पर अगर आप देखो सबसेक्शन 1 में, तो सबसेक्शन 1 में स्ट्रेट अवे वर्ड क्या यूज किया है, द बोर्ड में व्हेनेवर। सबसेक्शन 2 में क्या आ रहा है, द बोर्ड शेल एट द रेक्विजिशन। तो मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से ईजीएम नहीं बुला रहे, वहां पर क्या हो रहा है, उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल such number of members who hold on the date of receipt of the requisition not more than 1/10 of such paid up share capital of the company as on the date carries the right। so basically अगर आप देखो तो आपको पहला लिमिट जो दिया वो क्या दिया है, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो जिसके पास है 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स। टेक्निकली अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी वोटिंग राइट्स ही आ जाता है, बट 1/10 ऑफ द, इन्होंने जो बताया हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल विच कैरीज वोटिंग राइट। तो यहाँ पर इक्विटी या प्रेफरेंस बोल के कुछ नहीं बोला। ठीक है, ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस वाले पॉइंट का। इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखो, इन्होंने बोला है पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल में तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाता है। और आगे क्या बोल दिया, विच कैरीज द राइट टू वोट। तो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस में आप देखो, अगर कोई ऐसा शेयर है जिसमें वोटिंग राइट नहीं है और वो इक्विटी शेयर है, तो क्या आप उसको यहां पर काउंट करोगे 1/10 के लिए? आंसर इज नो, उसको आप काउंट नहीं करोगे। ना न्यूमरेटर में काउंट होगा ना डिनोमिनेटर में काउंट होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इक्विटी और प्रेफरेंस। गाइज ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये क्या बोल रहा है, हु कैन कॉल ईजीएम, हु कैन कॉल ईजीएम? तो बेसिकली 1/10 holder of 1/10 of the paid up share capital having the voting rights। so अगर इक्विटी का वोटिंग राइट फ्रीज कर दिया तो वो भी काउंट नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर वो भी काउंट नहीं होगा। लेकिन कल को प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं तो फिर उनको मिला के 1/10 आपको देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहां पर क्या दिया हुआ है, सच नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आप ऐसे बताओ, विनीत होल्ड्स 7% शेयर्स, ओके, विनीता होल्ड्स 7% शेयर्स, और ये दोनों मिलकर बोलते हैं 14% होल्ड करते हैं। ठीक है, हम बुलाएंगे जी ईजीएम। क्या ये रेक्विजिशन डाल सकते हैं ईजीएम के लिए, विनीत और विनीता? ये दोनों बताओ, रेक्विजिशन डाल सकते हैं? क्या ये दोनों रेक्विजिशन डाल सकते हैं कि हमें ईजीएम बुलाना है? आंसर इज यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो दे आर होल्डिंग मोर देन 14% अगर है इनके पास, सो दिस इज मोर देन 1/10। ओके,
गाइस क्लियर? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मेंबर को होल्ड करके रखना है, एक से ज्यादा भी अगर होल्ड करता है तो भी यहाँ पर हो सकता है। तो वो बोलेगा कि मुझे ईजीएम बुलाना है, तो यहाँ पर फिर कंपनी ईजीएम बुलाएगा। तो आप ये देखो, द requisition मेड अंडर सबसेक्शन 2 shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionist and it should be sent at the registered office of the company। तो मैंने आपको बताया था मीटिंग के लिए कोई ना कोई आपका एजेंडा होना चाहिए, कोई ना कोई आपका बिजनेस होना चाहिए जिसको आप ट्रांजैक्ट करोगे। तो ये जो रेक्विजिशन जाएगा, इस रेक्विजिशन में आप उसके बारे में मेंशन कर दोगे। ओके, राइट। Then, if the board within 21 days from the receipt of the valid requisition, ठीक है, do not proceed में it first तो यहाँ पे क्या बोला, it may proceed to call for the meeting for a consideration and not later than within 45 days from the receipt of the requisition। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं। ये आपने requisition डाल दिया, ये requisition के बाद में एक आपको टाइम मिलेगा 21 डेज और एक आपको टाइम मिलेगा रेक्विजिशन से ही 45 डेज। ठीक है, अब ध्यान दो, इफ द बोर्ड डज नॉट within 21 days from the date of receipt of valid requisition in regard to any matter proceed to call the meeting for the consideration of that matter on a day not later than 45 days from the receipt of that requisition, then यहां पर क्या बताया हुआ है, द मीटिंग मे बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द requisitionist themselves, मतलब वो requisitionist खुद ही मीटिंग बुला लेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ requisition। तो वापस से आप यहाँ पे देखो, ये तो डेज हो रहा था, ये हो गया 3 months, ये था 45 डेज, ये हो गया 21 डेज। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको मीटिंग को कॉल करना है एंड द डेट ऑफ मीटिंग शुड बी विद इन दिस पीरियड। अरे आया गाइस, ये पॉइंट आया, दिस इज द टाइम पीरियड गिवन टू कॉल फॉर द एजीएम and this is the time period given to hold the EGM and both by the company। ठीक है, अगर इस पीरियड में EGM हो जाता है तब तो वेरी गुड, देन देर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर इस पीरियड में EGM नहीं होता तो फिर क्या होगा, फिर जो रिक्वेजिनिस्ट है, जिसने एप्लीकेशन डाला मीटिंग के लिए, वो रिक्वेजिनिस्ट क्या करेगा, यहां पर खुद से कॉल कर देगा EGM को और ये माना जाएगा एक वैलिड EGM। आप बताओ ये चार्ट आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार इसको दोबारा से पढ़ो, फिर उस चार्ट पे आपको मैं लेके जाता हूं। इसमें क्या बताया हुआ है, इफ द बोर्ड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ वैलिड रिक्वेजिशन, तो आप ये देखिए 21 डेज प्रोसीड टू कॉल a meeting for a consideration of that matter not later than 45 days from the date of receipt of the requisition। तो यहां तक आपको 21 दिन के अंदर अंदर प्रोसीड कर जाना है कि आपका एजीएम जो है ये 45 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ध्यान रखना यहां से 45 नहीं, रेक्वेजिशन से ही 45 दिन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर क्या बोला, इफ द बोर्ड डज नॉट, तो फिर ये जो मीटिंग है, दिस मीटिंग मे बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द requisitionist। ध्यान रखना ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इट हैज टू बी कॉल्ड बाय द requisitionist और वो फिर 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ requisition विद इन 3 months वो यहाँ पर क्या कर सकता है, एजीएम खुद ही कॉल कर लेगा। अब आप बताओ क्या ये आपको सेंसिबल लग रहा है प्रोविजन? क्या आपको सेंसिबल लग रहा है? राइट?
आगे देखिए, द मीटिंग विच इज कॉल्ड अंडर सबसेक्शन 4 बाय द requisitionist shall be called and held in the same manner in which the meeting is called and held by the board. तो इसको बिल्कुल वैसे ही माना जाएगा जैसे बोर्ड ने मीटिंग को बुलाया। कौन सा वाला? अगर requisitionist मीटिंग को कॉल करते हैं तो। एंड एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस, ठीक है, which is incurred by the requisitionist in calling the meeting, this shall be reimbursed to the requisitionist by the company, and all the sums shall be paid will be deducted from any fees or remuneration। मतलब ये उनके फीस और इन सब से कहीं पर भी जो भी आपका डायरेक्टर्स है उनके सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स की गलती थी, उन्होंने डिफॉल्ट किया, ये मीटिंग को नहीं बुलाया। तो जो भी डायरेक्टर्स को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो उनके जेब से डिडक्ट करो और इस पर्सन को वो आप अमाउंट पे करो। पर ध्यान रखना, रीजनेबल एक्सपेंसेस। कहीं पता चले अब रिक्विजिनिस्ट को मौका मिल गया कि भाई मैं कहीं पर भी ईजीएम करवा सकता हूँ, तो बोले सहारा स्टार बुक करो, ऑल मेंबर्स विल बी गिवन अ स्टे फॉर 1 डे, ठीक है, 9 to 6 तक का स्टे रहेगा मेंबर्स का। सारा स्टार वाला बोलता है सर 6 बजे चेकआउट करो, चाहे अगले दिन सुबह 9 बजे करो, प्राइस तो सेम। बोला लगा, सारे मेंबर्स यहाँ पे रात को रुकेंगे, ठीक है, मस्त सबका बुफे डिनर ब्रेकफास्ट हाई टी सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नॉट अलाउड, राइट, ओनली रीजनेबल एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज रीजनेबल, दिस डिपेंड्स ऑन अ केस टू केस बेसिस। ओके, तो ये रिम्बर्स किया जाएगा मेंबर्स के, मतलब वो डायरेक्टर्स के पॉकेट से। अब आप बताइए क्या आपको ये क्लियर हुआ या नहीं? एजीएम और ईजीएम मेरे आज का जो एजेंडा में था वो यही दो टॉपिक था कि एजीएम कब कैसे कहाँ कॉल होगा, ईजीएम कब कैसे कहाँ कॉल होगा। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ओके, इफ दिस मेक्स सेंस देन प्रोबेबली वी कैन रैप अप टुडेज लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे नोटिस ऑफ मीटिंग। एजीएम ईजीएम को एक बार वापस से हम ब्रश अप करेंगे कुछ मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए, देन वी विल कवर ऑल दिस नोटिस ऑफ मीटिंग एंड ये सारे अलाइड एरियाज, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।